सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं और ये सेशन पिछले वाले सेशन से आगे है। और पिछले में हम लोगों ने रजिस्टर के कंस्ट्रक्शन देखा और कैरेक्टरिस्टिक देखा। अब हमारी बारी है कैपेसिटर की। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, एलिमेंट्री कंपोनेंट है आपके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, इसलिए हम लोग इनके बारे में भी पढ़ेंगे। अब आपका टॉपिक ये लिखा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिफरेंट कैपेसिटर एंड देयर सिलेक्शन फैक्टर। इस पूरे शब्द से क्या समझ में आ रहा है कि अलग अलग प्रकार के कैपेसिटर होते हैं, उनकी क्या क्या खास बातें हैं वो हम लोगों को देखना है, और हम उनको किस एप्लीकेशन के लिए सेलेक्ट करें। मतलब क्या हम वही वाली बात है ना कि अगर हमको कोई कपड़ा सिलना है तो क्या हम तलवार लेके आए हैं, तो ऐसा नहीं है ना। वैसे ही अगर आपको मान लो बड़े मोटर्स में अगर कैपेसिटर लगाना है तो कौन सा लगाएं, या छोटे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में आपको कैपेसिटर लगाना है तो कौन सा लगाएं, उसका खास बात आप जानेंगे तभी आप उसको बता पाएंगे कि ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, अब मुद्दे की बात यह है कि सबसे पहले तो मैं आपको इंट्रोडक्शन कराना चाहता हूँ कि कैपेसिटर होता क्या है। आप बचपन से पढ़ते तो आए हैं, वैसे कैपेसिटर सब जानते होंगे। कैपेसिटर अगर आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे तो कुछ ऐसा प्रकार का दिखता है। आप इसमें से कुछ छुटकू पुटकू से भी कैपेसिटर देख पा रहे होंगे और कुछ बड़े बड़े कैपेसिटर भी देख पा रहे होंगे। तो ये लार्ज वैरायटी ऑफ अलग अलग बहुत सारे प्रकार के कैपेसिटर की वैरायटी है हमारे पास, है ना। इसका प्रिंसिपल क्या है, आप जानते हैं कि कभी भी दो मेटल प्लेट को रखा जाए और उनके बीच में अगर हम डाइलेक्ट्रिक रख दें, ठीक है, तो क्या होगा कि बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट तो बेसिकली इससे फ्लो नहीं करेगा, है ना। इलेक्ट्रिक करंट तो फ्लो नहीं करेगा इनके बीच में, लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर होने लग जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ना कहीं स्टोर होगा आपके डाइलेक्ट्रिक में। और ये डाइलेक्ट्रिक कैसा होना चाहिए वगैरह वगैरह, ये हम लोग ने मेरे ख्याल से यूनिट 2 में आपको मैंने बहुत अच्छे से क्लियरली बताया है कि कैसे इसके अंदर जो पोलराइजेशन होता है, जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो कैसे इसमें पोलराइजेशन होता है। कौन से डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, आपको ये भी याद होगा कि मैंने आपको पैरा इलेक्ट्रिक मटेरियल बताया था, फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल बताया था। ये सारे अगर आपको याद होंगे ये सब चीज, तो ये बहुत आसान है कि भैया डाइलेक्ट्रिक में ये सब फिनोमिना होता है और यहाँ मेटल प्लेट लगाते हैं, ये डाइलेक्ट्रिक है। इसका कोई ना कोई परमिटिविटी होता होगा। परमिटिविटी मतलब कितना परमिट करने की इसकी क्षमता रहती होगी, ठीक है। तो ऑब्वियसली जिसकी ज्यादा क्षमता होगी वो ज्यादा होगा। तो ये सारे चीज ऐसे हैं जो हम लोगों ने बेसिक बेसिक में देखे हैं। अच्छा, अब कैपेसिटर का अगर हम लोग ऐसे यूजेस के फॉर्म पे देखें कैपेसिटर का, तो देखिए कैपेसिटर ना बेसिकली अगर आप देखें तो छोटे वाले भी होते हैं जो स्मॉल कैपेसिटर बोला जाता है, और जो थोड़े से बड़े कैपेसिटर भी होते हैं जो लार्ज कैपेसिटर होते हैं। जनरली स्मॉल कैपेसिटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इस्तेमाल किए जाते हैं। जो हम लोग अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में देखेंगे तो आपको छुटकू छुटकू से कैपेसिटर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और अगर आप लार्ज कैपेसिटर को देखें तो लार्ज कैपेसिटर बेसिकली एनर्जी स्टोरेज करने के लिए ही काम आता है। बड़े बड़े जगह पे एनर्जी स्टोरेज करने के काम आता है ये, ठीक है। तो ऐसे तो बहुत सारे यूजेस हैं, मैं आपको उसके यूजेस के बारे में आपको यहाँ पे इस स्क्रीन पे ये जो दिख रहा होगा उससे आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ कि ये देखिए बहुत प्रकार के, मतलब कैपेसिटर के जब अपन प्रकार देखेंगे तो आपको दिखेगा कि सेरामिक कैपेसिटर भी है, फिल्म कैपेसिटर भी होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है, दुनिया भर के अलग अलग कैपेसिटर होते हैं, ठीक है। ये एक ऐसा डायग्राम है जिससे आपको हल्का फुल्का अंदाजा हो जाएगा कि कैपेसिटर के तो बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन कुछ कुछ मतलब जो कॉमन कॉमन है वो सबको ऐसे बना दिया है। आपको पूरा याद करने की जरूरत नहीं, इनमें से कुछ 3-4 ठोक 5 ठोक भी आपको समझ में आ जाए कि कैपेसिटर का ये काम है। वैसे आप मेरे ख्याल से इलेक्ट्रॉनिक्स में 6 सेमेस्टर में आ गए हो तो बहुत सारा चीज आपने बैंड पास फिल्टर पढ़ रखा होगा, आपने बैंड स्टॉप फिल्टर, ये सारे फिल्टर पढ़ रखे होंगे, आपने कपलिंग या ब्लॉकिंग को पढ़ रखा होगा कि कैसे ये सिग्नल एसी को कपल कर देता है और डीसी को ब्लॉक कर देता है ना। तो आपने नॉइस फिल्टरिंग वगैरह, फिल्टरिंग तो आप जानते ही होंगे, नॉइस नॉइस की फिल्टरिंग होती है। आप कहीं ना कहीं सैंपल एंड होल्ड सर्किट भी पढ़े होंगे, ए टू डी कन्वर्टर, इतने सारे चीज आप पढ़ चुके हैं ना मेरे ख्याल से, जिसमें बहुत सारे चीज शायद आपको नहीं भी पता होंगे, लेकिन चलो ठीक है, लेकिन बहुत सारे पता है तो आप कम से कम एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये याद रखना चाहिए। मैं आपको छोटा छोटा सा एप्लीकेशन बता देता हूँ, जैसे स्मॉल कैपेसिटर का एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ कि ये क्या क्या कर सकते हैं। देखिए अगर आपको एम्पलीफायर याद होगा तो एम्पलीफायर के अलग अलग स्टेजेस के बीच में इनको कपल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इसको कपलिंग कैपेसिटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको याद होगा कपलिंग कैपेसिटर, जिसको सीसी से रिप्रेजेंट किया जाता था, है ना।
अगर आपको याद होगा तो ये फिल्टर्स में इस्तेमाल किया जाता है। फिल्टर्स अगर आपको याद होगा एल सी फिल्टर्स होता है, अगर याद होगा तो सी एल सी, आई थिंक एल, यहाँ से एल आता है, यहाँ से सी कैपेसिटर आता है, और यहाँ पे एक रेजिस्टर लगा दिया जाता है ताकि वो उसको इसका बचा हुआ पोर्शन खाली हो जाए। तो ये सारे पोर्शन क्या करते हैं, कहीं ना कहीं ये फिल्टर्स का काम करते हैं। अगर आपको ध्यान होगा तो ये ट्यूनिंग में भी इस्तेमाल किया जाता है ना। ट्यूनिंग सर्किट्स में अगर आप लोगों ने वेरेक्टर डायोड वगैरह टॉपिक पढ़ा होगा, वेरी वेरिएबल वेरी कैप पढ़ा होगा, तो आप लोगों को पता होगा कि ये कैपेसिटर की वैल्यू कम ज्यादा करने से, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट एल सी होता था रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो अगर आप सी की वैल्यू को कम ज्यादा करते हैं तो आपको फ्रीक्वेंसी भी कम ज्यादा हो जाता है, मतलब कहीं ना कहीं ट्यूनिंग में मदद होता है। लेकिन एल को आप नहीं कर सकते, क्योंकि एल में तो क्या है ना, बहुत हैवी होता है बेसिकली इंडक्टर, और काफी मतलब भारीपन की वजह से, मतलब ये सर्किट को ज्यादा भारी करता है। तो अपन कोशिश करते हैं कि रजिस्टर मतलब जो ट्यूनर में अपन कैपेसिटर को ही ट्यून करें, जिससे फ्रीक्वेंसी हम कम ज्यादा कर सकते हैं। आप रेडियो वगैरह में देखते होंगे, पहले के जमाने में एक रेडियो हुआ करता था, वो, या अभी भी आप मोबाइल वगैरह में देखते हैं तो आप अपना चैनल चेंज करते रहते हैं। चैनल चेंज करना मतलब इंटरनल वो क्या करता है, कैपेसिटर की वैल्यू को कम ज्यादा करता है, जिससे फ्रीक्वेंसी जो रिसीव होता रहता है, या वो आपका चेंज होता रहता है, जिससे वो दूसरी फ्रीक्वेंसी को फिर वो स्विच कर देता है। तो ट्यूनिंग सर्किट्स में आपका कैपेसिटर का इस्तेमाल किया जाता है। इवन रेक्टिफायर्स वगैरह में, रेक्टिफायर अगर आप लोगों ने पढ़ रखा होगा तो रेक्टिफायर्स कभी इस्तेमाल होता है, आप शायद पढ़ा होगा, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। तो वैसे हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर के मेन सर्किट में नहीं, लेकिन उसके आगे के सर्किट्स में उसको जब सर्किट को कंप्लीट करते हैं तो आपका कैपेसिटर का इस्तेमाल होता है। तो क्योंकि क्या होता है कि रेक्टिफायर आप समझते हैं ना, ये आपका सिग्नल है, इसको रेक्टिफाई करना है, जैसे हाफ वेव रेक्टिफाई करना है तो ये ऐसा आ जाएगा, फिर ये ऐसा, फिर ऐसा। फुल वेव रेक्टिफाई करना है तो ये कैसा हो जाएगा, ऐसा ऐसा ऐसा, ये फुल वेव रेक्टिफायर हो गया। अब क्या है, बेसिकली अपन को रेक्टिफायर का इस्तेमाल यहाँ पे अपन ने कर दिया, फुल वेव को उसमें कर दिया, मतलब क्या बोलते हैं, प्लस माइनस जो है उसको एक ही तरफ अपने कर दिया। उसके बाद इसको, इसका जो रिपल्स है इसको हटाने के लिए अपन कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं ताकि ये रिपल्स हट जाए और एक फाइन वैल्यू आ पाए। तो यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है छोटे छोटे कैपेसिटर्स का। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। अगर आपको देखना है कि लार्ज कैपेसिटर्स का क्या काम है, लार्ज कैपेसिटर्स कहाँ काम आते हैं, तो आपको मैं बता देता हूँ कि ये तो बेसिकली कहीं ना कहीं बड़े बड़े जैसे इलेक्ट्रिक मोटर्स वगैरह में अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ऐसे बड़े बड़े कैपेसिटर्स इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि वो एनर्जी स्टोर करने के काम आते हैं। ठीक है, आपको कभी स्ट्रोब लाइट के बारे में सुने हैं क्या? स्ट्रोब लाइट, स्ट्रोब लाइट, वो जो कभी कभी देखते नहीं है, बड़ा बड़ा सा फ्लैश लाइट होता है, एकदम हैवी पावर का, जो जलता रहता है, अगर आपको याद होगा, मतलब आरटी पार्टी वगैरह में देखोगे तो ऐसे आसमान पे ऐसा चमकता रहता है, मतलब ऐसे लाइट दूर से फेंकी जाती है, मतलब समझ रहे हो, लेजर टाइप का लाइट रहता है, बड़े बड़े उसमें जो आसमान में होता रहता है, ऐसा इसको बोलते हैं फ्लैश लाइट, मान लो बड़ा सा फ्लैश लाइट, उसको स्ट्रोब लाइट बोलते हैं। वहां पे भी लार्ज कैपेसिटर्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि एनर्जी स्टोर कर पाए। और कैपेसिटर्स का इस्तेमाल और भी होता है, जैसे पावर फैक्टर करेक्शन के लिए, पावर फैक्टर करेक्शन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, पावर फैक्टर करेक्शन। अब मेरे को पहले पावर फैक्टर करेक्शन कहाँ पे, जब भी अपन एसी पावर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम लेते हैं, एसी पावर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का मतलब समझ रहे होंगे ना कि एसी पावर अपन दे रहे हैं, तो एसी पावर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का जब इस्तेमाल करते हैं तो हम पावर फैक्टर करेक्शन के लिए कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं। अब मेरे को कोई इतना बताओ कि पावर फैक्टर पहले क्या होता है। तो देखिए, मैं जो आपको बताना चाह रहा था, पहले तो क्या है, कैपेसिटर के बारे में आपको थोड़ा सा अच्छे से समझा देता हूँ, फिर अपन कैपेसिटर के अंदर घुसेंगे। तो कैपेसिटर को मैंने जैसे आपको बोला कि भैया ये पावर फैक्टर करेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, तो आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन आना चाहिए कि सर पावर फैक्टर क्या होता है। तो पावर फैक्टर बेसिकली अपन कॉस ऑफ फाई या कॉस ऑफ थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको अपन आर बाय जेड भी बोलते हैं, आर बाय जेड भी होता है। अगर कोई एक सर्किट मान लीजिए आर है, एल है और सी है ना, ये सर्किट है मान लीजिए, और इसमें हम लोगों ने वोल्टेज सोर्स दे रखा है, तो
इसमें अगर पावर फैक्टर निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है आर बाय जेड। इसको आप समझिए, एक्चुअली ये सब सारे क्वेश्चन ना इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि भैया क्या होता है पावर फैक्टर। आपकी इंटरव्यू में आपकी समझ को चेक किया जाता है, ना कि आपके थ्योरी या आपके मैथमेटिकल फॉर्मूले को। याद रखिएगा इस चीज को। इसीलिए कभी भी कोई टॉपिक पढ़िए ना तो उस एंगल से पढ़िए कि आपको उसका आए बाएं दाएं छोर और क्यों होता है, क्या होता है, वो सब आपको पता होना चाहिए, है ना। नहीं होता है तो गूगल कर लो, वहां से आपको मिल जाता है। ठीक, तो देखिए आर बाय जेड का मतलब क्या होता है। जेड मतलब टोटल इंपीडेंस, आर मतलब आपका रेजिस्टिव इंपीडेंस। तो आप इसको ऐसा बोल सकते हो पावर फैक्टर को कि पावर फैक्टर इज अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ रेजिस्टिव लोड, है ना, रेजिस्टिव लोड इन टोटल लोड। आपका टोटल लोड में देखिए एक सर्किट है, सर्किट में टोटल लोड है, इसका आर है, इसका एक्स एल है, इसका एक्स सी है, सबका अपना अपना लोड है। तो टोटल लोड में रेजिस्टिव लोड का कितना कंट्रीब्यूशन है ये पावर फैक्टर शो करता है। ठीक है, मतलब क्लास में इतने सारे लोग हैं, उसमें अनिरुद्ध का क्या कंट्रीब्यूशन है वो उस चीज को शो करेगा। वैसे ही रेजिस्टिव लोड का टोटल लोड में क्या कंट्रीब्यूशन है वो इसको शो करता है। अभी देखिए इसका एक और मतलब भी होता है, इसका पावर फैक्टर का एक और मतलब भी ये होता है कि देखिए पोजीशन ऑफ करंट फेजर विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज फेजर। ठीक है, मतलब जो करंट का फेज होगा और वोल्टेज का फेज, उसमें क्या, मतलब उसमें उनके एक वोल्टेज फेजर के रिस्पेक्ट में करंट फेजर का क्या पोजीशन है, इस चीज को भी पावर फैक्टर मेजर करता है। तो ठीक है, पावर फैक्टर का बेसिकली देखिए एक्चुअली होता क्या है कि आपका यहाँ से आपने सोर्स दिया है और ये आपका बेसिकली, अब मैं ऐसे बता देता हूँ, यहाँ तक आपको लोड तक पहुंचना है, ये आपका लोड है। ठीक है, आरएलसी वाला। अब देखिए अगर आप सिर्फ आर और एल सर्किट ले लें, सिर्फ आर और एल सर्किट ले लें और इसमें आप सोर्स लगा दीजिए। ठीक है, इसमें आप सोर्स लगा दीजिए तो आपको क्या मिलेगा। अगर आपको टोटल कॉस थीटा आपको निकालना है तो आपको क्या मिलेगा कि भैया इसमें टोटल लोड कितना है। टोटल लोड है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, है ना, ये है। और इसमें रेजिस्टिव लोड कितना है, सिर्फ आर, है ना। तो ये हो गया आपका सिर्फ आर और एल सर्किट का कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा अब हम लोग आते हैं एक मिनट, हाँ, और अब हम लोग आते हैं कि अगर हम लोग वही सर्किट आर एल और सी ले लिए। ठीक है, अब इसका हम लोग कॉस थीटा अगर निकालना चाहें तो क्या निकलेगा, इसका निकलेगा आर बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, है ना, एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, क्योंकि वो जे एक्स एल होता है जे एक्स सी। तो ठीक है, ठीक, तो एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर ये होता है। अच्छा अब दोनों को आप कंपेयर करके देखिए, आर बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। अगर आपने क्या किया है, जस्ट आपने एक्स सी मतलब कैपेसिटर इंट्रोड्यूस किया है, कैपेसिटर इंट्रोड्यूस करने से देखिए एक्स एल की वैल्यू घट गई, एक्सएल माइनस एक्ससी हो गया। तो ये वैल्यू टोटल, मतलब ये जो ये पूरी वैल्यू है, ये वैल्यू घट गई। और अगर ये वैल्यू घटी तो टोटल डिनोमिनेटर घट गया, अल्टीमेटली न्यूमेरेटर बढ़ गया। तो कभी कभी क्या होता है कि पावर फैक्टर ठीक ठाक नहीं आता, क्या है, हाई पावर फैक्टर हमेशा डिजायरेबल होता है। तो अगर कई बार पावर फैक्टर वो नहीं होता तो पावर फैक्टर को करेक्ट करने के लिए कैपेसिटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसीलिए तो आपको मैंने ओवरऑल सर्किट मतलब कैपेसिटर का ओवरऑल आपको मैंने बताया कि भैया कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर ऐसा ऐसा होता है, कैपेसिटर दो प्रकार के होते हैं, छुटकू और बड़कू। तो छुटकू कैपेसिटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में काम आते हैं, छुटकू छुटकू चीजों में, फिल्टर, ट्यूनिंग सर्किट, है ना, रेक्टिफायर, कपलिंग करने के लिए काम आता है। और बड़का बड़का कैपेसिटर क्या करता है, बड़े बड़े जैसे इलेक्ट्रिक मोटर्स में, स्ट्रोब लाइट्स में, पावर फैक्टर करेक्शन में, ये सब चीजों में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग देखते हैं कि देखिए वैसे तो कैपेसिटर बहुत प्रकार के होते हैं, है ना। कैपेसिटर, अब जैसे मैं आपको कैपेसिटर छुटकू छुटकू मतलब ऐसे बता रहा था, छोटे और बड़े साइज के हिसाब से। अब मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि जो कैपेसिटर होते हैं, है ना, कैपेसिटर ये दो प्रकार के होते हैं अगर आप देखो तो। एक होता है फिक्स्ड कैपेसिटर और एक होता है वेरिएबल कैपेसिटर।
ठीक है। फिक्स्ड कैपेसिटर का मतलब आप समझते होंगे कि इसकी जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है ये हमेशा फिक्स्ड रहेगी, और वेरिएबल कैपेसिटर का मतलब समझते हैं कि जिसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो अल्टीमेटली यही ट्यूनिंग व्यूनिंग सर्किट के लिए ये सब काम आता है, ठीक है। ओके, तो चलिए अब हम लोग अपने ऐसे बहुत सारे प्रकार के कैपेसिटर हैं, उनमें से एक एक करके हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, और आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। कल के डेट में आप कभी आईएएस सेलेक्ट हो गए, कभी आप इसरो के इंटरव्यू में गए, डीआरडीओ के में, या फिर आप भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के इंटरव्यू में गए, तो कल के डेट में अगर वो कुछ पूछते हैं आपसे कि भैया कैपेसिटर, मतलब ये सब बेसिक चीजें हैं, ये सब चीज आज आप अच्छे से समझोगे तो कल के डेट में बोल पाओगे, ठीक है। वरना कौन पढ़ता है इसको, गेट वेट में ये सब आता नहीं है तो फिर कोई आपको पूछेगा भी नहीं। तो अभी से याद रखना, बाद में काम आएगा, ठीक। तो चलिए हम देखते हैं अपना सबसे पहला कैपेसिटर। अच्छा, देखिए कैपेसिटर का जो बहुत सारे प्रकार हैं उसमें से एक प्रकार है पेपर कैपेसिटर, ठीक है। पेपर कैपेसिटर बेसिकली ये दो प्रकार का होता है, पेपर कैपेसिटर के दो प्रकार होते हैं, है ना। नाम तो सुने होंगे आप लोग, पेपर कैपेसिटर का नाम सुने होंगे कभी ना कभी। पेपर कैपेसिटर के दो प्रकार होते हैं, ठीक है। एक होता है इम्प्रेग्नेटेड कैपेसिटर, ठीक है, इम्प्रेग्नेटेड पेपर कैपेसिटर। और दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है मेटलाइज्ड पेपर कैपेसिटर, ठीक है। तो दोनों हम लोग देखते हैं कि दोनों में क्या खास बात है, ठीक है। ओके, तो चलिए हम पेपर कैपेसिटर के बारे में थोड़ा सा देखने जाते हैं। देखिए भैया, पेपर कैपेसिटर आपको यहाँ दिख रहा होगा। नाम से ही आपको क्या समझना है इसके बारे में, नाम से आपको ये समझना है कि देखिए पेपर है मतलब कैपेसिटर, तो आप जानते हैं कि भैया दो मेटल प्लेट ले लो, बीच में डाइलेक्ट्रिक ले लो। ये जो डाइलेक्ट्रिक है ना, ये पेपर है। पेपर एक अच्छा खासा डाइलेक्ट्रिक है। आपको मालूम है कि पेपर एक डाइलेक्ट्रिक होता है। आपको इसका परमिटिविटी भी अगर आपको मालूम नहीं होगा तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी परमिटिविटी होती है 3.5 से लेके 5.5 इसकी परमिटिविटी होती है, ठीक है। तो परमिटिविटी इतनी होती है, इसका मतलब तो आप समझ रहे होंगे कि थोड़ा ना थोड़ा ये परमिट तो करता ही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने अंदर घुसाने में, ठीक है। तो पेपर एक अच्छा खासा डाइलेक्ट्रिक होता है, तो लोगों को ऐसा लगा कि क्यों ना अपन इसको डाइलेक्ट्रिक की तरह इस्तेमाल कर लें। अब इसका जो पहला वर्जन मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है आपका इम्प्रेग्नेटेड पेपर कैपेसिटर, और दूसरा जो मैं बताऊंगा वो आपका मेटेलिक पेपर कैपेसिटर के बारे में आपको बताऊंगा। तो देखिए दोनों में अंतर ज्यादा कुछ खास नहीं है। ये इम्प्रेग्नेटेड पेपर कैपेसिटर में क्या होता है कि पेपर को ना ऑयल या वैक्स में ऑयल या वैक्स में भिगो के इनके बीच में रखा जाता है, ठीक है। इम्प्रेग्नेटेड का मतलब होता है भिगोना, ठीक है। तो इम्प्रेग्नेटेड पेपर कैपेसिटर में क्या होता है कि पेपर को ऑयल या वैक्स में थोड़ा भिगोते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग लेयर बनाते हैं। देखिए कैपेसिटर में एक दो मेटल लेयर होना चाहिए, तो यहाँ पे एक मेटल लेयर है, ये एक मेटल लेयर है, इनके बीच में ये जो ये आप देख पा रहे होंगे ये है आपका पेपर, है ना, ये व्हाइट कलर का जो पेपर है। तो दो मेटल के बीच में एक पेपर है, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपका कहीं ना कहीं कैपेसिटर का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात अभी मैं आपको एक एक करके आगे बढ़ते जाता हूँ। आपको मैं सबसे पहला ये दिखाता हूँ, एक सेकंड। ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग नेक्स्ट टाइप का कैपेसिटर की तरफ चलते हैं, जो है माइका डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर। माइका डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर के बारे में जानने से पहले मैं आपको ये वाला फिगर दिखाना चाह रहा हूँ। ये जो आपको राइट हैंड साइड पे ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो दिख रहा है वो तो माइका डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर ही है ना, ऐसा दिखता है। लेकिन ये वाला जो राइट हैंड साइड पे दिख रहा है ये क्या है, कोई बता सकता है क्या? अरे ये माइका है भाई, जब नाम में माइका डाइलेक्ट्रिक लिखा है तो माइका ही होगा ना, है ना? अच्छा चलो, तो मेरे को बस इतना बता दो भाई। अब देखो इसमें इस कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक कौन क्या चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई बता सकता है? माइका सर। हाँ ठीक है, चलो इतना बता दिए। अच्छा, माइका कहाँ पे यूज होता है, और
मतलब माइका किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है, किसी को आइडिया? माइका सर लकड़ी जैसा होता है सर, ये थोड़ा सा किसके जैसा? लकड़ी। लकड़ी जैसा होता है, हाँ बोल सकते हैं, क्योंकि ये एक अच्छा खासा एक इंसुलेटर है। माइका एक बहुत अच्छा इंसुलेटर होता है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। इसीलिए इसको इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है माइका का, है ना। माइका के बारे में और जानने के लिए, अच्छा ये बताओ, कोई क्या बोलते हैं, माइका आप लोग यूज करते हो क्या अपने डे टू डे लाइफ में? ये सर कर। कहाँ पे यूज करते हो? कोई लड़की है क्या अपने यहाँ अभी बैठी क्लास में? किधर गए? हेलो। माइका सर बेसिकली, ये मेकअप का सामान है क्या? हाँ बिल्कुल, माइका के बारे में आप, ये क्लियर है क्या मिका? यस सर। ओके। यस सर। जानते हो, तो चलो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। माइका डाइलेक्ट्रिक आपको जब समझ में आया होगा, तो अब हम लोग देखते हैं सिरेमिक डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर। देखिए इसमें डाइलेक्ट्रिक क्या इस्तेमाल हो रहा होगा, तो सिरेमिक इस्तेमाल हो रहा होगा। सिरेमिक मटेरियल आप लोगों को, ये देखिए सिरेमिक मटेरियल, चीनी मिट्टी वगैरह जो इससे बनता है, ये सिरेमिक मटेरियल होते हैं। ये बहुत अच्छे डाइलेक्ट्रिक हैं। इसका आपको जानते हो, सिरेमिक का एफ साइलेंट की वैल्यू आप सुनोगे तो चौंक जाओगे। बाकी सब में तो उतना नहीं है, लेकिन इसका सोचो 12 से चालू होता है। सिरेमिक डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर 12 वैल्यू से चालू होता है, अलग अलग वैरायटी के सिरेमिक होते हैं, और 14,000 तक जाता है। 14,000, समझ रहे हैं, इतना एफ साइलेंट वैल्यू भी होता है सिरेमिक डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर का। तो आप समझ सकते हैं कि सिरेमिक डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर के बारे में पढ़ना कितनी हमारे लिए खास वाली बात है। ठीक है, इसमें अगर आप देखें, ये देखिए इसका कंस्ट्रक्शन अगर आप देखें, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे देखिए ये कनेक्टिंग टर्मिनल है। ये वाला जो टर्मिनल है, ये आपका कनेक्टिंग टर्मिनल है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें, तो आप यहाँ पे देखेंगे ये जो बीच बीच का लेयर है, ये बीच बीच का लेयर, ये है सिरेमिक्स। ये जो है आपका सिरेमिक्स, तो बीच बीच के लेयर में सिरेमिक्स रखा जाता है, मतलब ऑल्टरनेटिंग लेयर में डाइलेक्ट्रिक रखा जाता है। ठीक है, ये बिल्कुल आपको एफ साइलेंट की वैल्यू देखने के बाद ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसा इलेक्ट्रिक मटेरियल होगा। फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल होगा, बहुत बढ़िया टाइप से फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल होगा। इसको आप हाई फ्रीक्वेंसी, हाई करंट वगैरह में यूज कर सकते हो। इवन आप इसको 30 किलो वोल्ट रेंज तक भी आप इसको यूज कर सकते हो, सिरेमिक डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर्स को। मतलब ये इतना अच्छा इंसुलेशन रेजिस्टेंस, मतलब इंसुलेटर है कि आप इसको 30 किलो वोल्ट, इतना बड़ा वोल्टेज को भी ये आराम से सह सकता है, इसको कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, है तो वैसे इसको भी अगर आप देखोगे तो उतना बहुत बड़ा साइज का नहीं है। ठीक है, कि एकदम ट्रांसफार्मर में लग जाए, बहुत बड़ा साइज का नहीं है, रिलायबल है, भरोसेमंद होता है। इसके भी 3 प्रकार के होते हैं, मतलब अगर आप सिरेमिक वाले की बात करेंगे, तो सिरेमिक वाले का 3 प्रकार का होता है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि इसका रेंज होता है 12 से 14,000, तो वैसे ही एक सिरेमिक होता है लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सिरेमिक। ठीक है, लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एक होता है मीडियम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और एक होता है हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपेसिटर। तो लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपेसिटर बेसिकली देखिए, इसकी वैल्यू अगर आप देखें तो 12 से लेके 15 तक की वैल्यू होती है लो डाइलेक्ट्रिक इसकी। मीडियम वाले की वैल्यू ठीक ठाक होती है। ये जनरली ना वही कपलिंग, बाईपासिंग, फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का इस्तेमाल बेसिकली जो बड़े बड़े आरएफ फिल्टरिंग होता है, वो सब में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सबसे अच्छी, मतलब ठीक ठाक जो कैपेसिटेंस टू वॉल्यूम रेशियो हाई वाले की होती है। बाकी तो बाकी सब ये ठीक है। तो अल्टीमेटली आपको मैंने सिरेमिक डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर का हल्का फुल्का आपको एग्जाम वो बताया। शॉर्ट में बताऊं तो सिंपल सा बात है कि देखिए सिरेमिक डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर की सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी है कि इसमें डाइलेक्ट्रिक कौन सा होता है, सिरेमिक। सिरेमिक शब्द से आपको याद आना चाहिए कि ये बहुत अच्छा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है। इसका एफ साइलेंट वैल्यू बहुत अच्छी होती है। इसके ये एक पैरा
या फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल होता है। इसमें लॉसेस बहुत ही कम होते हैं, लो लॉस, लो पैरासिटिक साइटिक इंडक्टेंस, जो अपन स्ट्रे इंडक्टेंस की बात कर रहे थे, इंटर टर्न इंडक्टेंस की बात कर रहे थे अगर कल के लेक्चर में आपको याद होगा, तो इसके इंडक्टेंस बहुत कम होते हैं, पैरासाइटिक इंडक्टेंस बहुत कम होता है, और आप इसको हाई फ्रीक्वेंसी हाई करंट एप्लीकेशंस में इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत वोल्टेज के लिए भी कर सकते हो, 30 किलो वोल्ट तक भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसके अलग अलग जो वेराइटी हैं, लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले, मीडियम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग इस्तेमाल होता है। ओके, तो ये वाला टॉपिक समझ में आया क्या आप लोग? आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे हम देखते हैं माइका हो गया, सिरेमिक हो गया। नेक्स्ट टाइप का कैपेसिटर, हाँ यही दो बचे हैं। नेक्स्ट टाइप का जो कैपेसिटर है वो है आपका प्लास्टिक फिल्म कैपेसिटर। प्लास्टिक फिल्म कैपेसिटर नाम से क्या समझ में आता है कि इसके अंदर जो डाइलेक्ट्रिक होगा वो कौन सा होगा? प्लास्टिक होगा, है ना, प्लास्टिक का इस्तेमाल होगा। प्लास्टिक एक अच्छा इंसुलेटर है या कंडक्टर है? हाँ, एक अच्छा खासा इंसुलेटर है प्लास्टिक। तो हमारे दिमाग में आया कि क्यों ना हम प्लास्टिक को भी हमसे कैपेसिटर बनाया जाए, तो हमने प्लास्टिक डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर बना दिया। इसका भी ना जो एक सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टी मैंने आपको पहले भी बताया था ना मेटलाइज कैपेसिटर में, ये इसकी भी सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टी बहुत शानदार है। मतलब कभी भी आप जब डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होता है, डाइलेक्ट्रिक आप अपने आप में जब हाई वोल्टेज वगैरह देते हैं तो उसमें ब्रेकडाउन हो जाता है, तो ये अपने आप में हील करने की कोशिश करता है। इसीलिए इसको ना सेफ्टी कैपेसिटर के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। कहीं पे भी अगर अपन सेफ्टी पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो सेफ्टी कैपेसिटर के लिए अपन प्लास्टिक फिल्म कैपेसिटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आप जैसे प्लास्टिक तो बीच में लग जाता है, प्लास्टिक बीच में लग जाता है, मेटल फॉइल एल्यूमिनियम वगैरह इलेक्ट्रोड्स की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं इसमें, है ना। ये कुछ ऐसा कैपेसिटर होता है कि आप ऐसा मान के चलते हैं, मतलब ये अंदर में आप इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये एक कैपेसिटर पैरेलल विथ वन कैपेसिटर, पैरेलल विथ वन कैपेसिटर, मतलब एक लेयर बाय लेयर बनता है, प्लास्टिक फिर मेटल फिर प्लास्टिक, ऐसे लेयर बाय लेयर। तो आपको ऐसा ये अनुभव होता है कि ये ना many capacitors connected in parallel, it seems like that। तो अब आप बताइए कि अगर कैपेसिटर पैरेलल में है तो C इक्विवेलेंट क्या होगा? मतलब ये ऐड हो जाएंगे, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्या होता है इसमें, कोई बता सकता है क्या? सर ऐड हो जाते हैं। तो कैपेसिटेंस जब भी पैरेलल में कनेक्टेड रहते हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऐड हो जाते हैं। तो ऐसा ही फिल्म कैपेसिटर के साथ भी होता है। इसका कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा है अंदर में कि इसका जो ये पैरेलल की तरह होता है और टोटल जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो काफी ज्यादा आती है। इसकी इंटरनल जो लॉसेस हैं वो भी बहुत कम होते हैं प्लास्टिक फिल्म कैपेसिटर के। ठीक है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बहुत तगड़ा है। ठीक है, इसका कहाँ गया, इधर लिख देता हूँ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बहुत अच्छा होता है प्लास्टिक का। ठीक है, और कैपेसिटेंस टू वोल्टेज रेशियो भी बहुत शानदार है इसका, बहुत अच्छा है। मतलब जितना आपको साइज दिया गया है उतना कैपेसिटेंस आप कर रहे हो, तो कैपेसिटेंस टू वोल्टेज रेशियो अच्छा है, एफ सैलिन की वैल्यू अच्छी है। ठीक है, आप बोलेंगे कि सर प्लास्टिक, मतलब प्लास्टिक तो आप जानते हैं, प्लास्टिक तो अपन बहुत सारी चीज से बनता है, पॉलीथीन वगैरह ये सब प्लास्टिक है। तो इसके अंदर मतलब कौन से प्लास्टिक को बनाया जाता है? तो देखिए मैं आपको इसका कुछ मटेरियल आपको बता देता हूँ कि प्लास्टिक कैपेसिटर के लिए कौन से मटेरियल का इस्तेमाल होता है। एक होता है पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन, अगर कल के डेट में आपको कोई पूछता है कि प्लास्टिक फिल्म कैपेसिटर के अंदर कौन से मटेरियल यूज होते हैं, तो आप बता सकते हैं कि पॉलीस्टाइरीन होता है, पॉलीथीन होता है, पॉलीइथाइलिन जिसको अपन बोलते हैं वो इस्तेमाल होता है, पॉलीप्रोपाइलीन इस्तेमाल होता है, पॉलीप्रोपाइलीन। ठीक है, पॉलीप्रोपाइलिन या टेफ्लॉन का नाम अगर आप सुने होंगे तो टेफ्लॉन भी इसमें इस्तेमाल होता है। आपको पता होना चाहिए कि आज तक जितने भी प्लास्टिक फिल्म कैपेसिटर होते हैं उसका 50% मतलब अगर आप देखें तो पॉलीप्रोपाइलिन से ही बना रहता है। ठीक है, पॉलीप्रोपाइलिन से ही बना रहता है 50% से अधिक। तो ये ऐसे 4 मटेरियल कम से कम आप याद रख लीजिए। पॉलीथीन तो आप याद ही रख सकते हैं, टेफ्लॉन याद ही रख सकते हैं, पॉलीप्रोपाइलिन आप याद रख लीजिए एक आध। ठीक है, तो ये है। ओके, ये कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं? ये प्लास्टिक वाले इसमें। तो ये छोटे हैं तो ज्यादा आपको क्या बताएं, लैब्स वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है, लैब्स वगैरह में देखते हैं। आपको पता है क्या कि
क्वालिटी फैक्टर ऑफ अ सर्किट। क्वालिटी फैक्टर ये क्या होता है? क्यू आपको पता है क्या इसका फॉर्मूला? अगर आरएलसी सर्किट है तो क्वालिटी फैक्टर। गेट एस्पिरेंट कोई बताओ क्वालिटी फैक्टर। सर हाँ सर वो क्या अपॉन बैंडविड्थ होता है सर? क्या अपॉन बैंडविड्थ होता है? सर अभी कल ही सर याद था, भूल गया सर मैं। अभी नाम ही याद नहीं आ रहा सर ऊपर वाले का। क्या रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी? अच्छा ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ओमेगा नॉट एल बाय आर, ऐसा फॉर्मूला होता है क्या कुछ? सर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ होती है हाँ सर। यस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। आप इसका मतलब समझ पा रहे हैं क्या? फॉर्मूला से मतलब नहीं, मतलब समझ पा रहे हैं क्या? नीचे बैंडविड्थ है मतलब ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसी है, बहुत ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसी, जितने फ्रीक्वेंसी अवेलेबल उसमें एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ये है क्वालिटी फैक्टर बेसिकली, रेशियो ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बाय बैंडविड्थ। तो देखिए कहीं ना कहीं क्वालिटी फैक्टर में आप यहाँ पे देखेंगे Q इज इक्वल टू ओमेगा नॉट आर सी भी होता है ना। तो क्या बोल रहा था मैं? ये बोल रहा था कि कहीं ना कहीं आपको क्वालिटी फैक्टर में जो हाई क्वालिटी फैक्टर ट्यून्ड सर्किट होते हैं उसमें इस कैपेसिटर का इस्तेमाल किया जाता है, प्लास्टिक फिल्म का, ठीक है। प्रिसीजन टाइमिंग सर्किट वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप कभी कभी देखेंगे ना मदरबोर्ड वगैरह कभी खोलिएगा उसका, तो आपको ये वाले कैपेसिटर आपको देखने को मिलते हैं। ये कैपेसिटर होते हैं वही प्लास्टिक फिल्म कैपेसिटर जो मैंने आपको बताया, प्लास्टिक फिल्म कैपेसिटर, क्योंकि ये बहुत अच्छे सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टी इसमें होती है बढ़िया टाइप से। और इसकी सबसे अच्छी बात तो कैपेसिटेंस टू वोल्टेज रेशियो होता है ना, हाई कैपेसिटेंस टू वोल्टेज रेशियो है। तो आप जितना मतलब हम इंटीग्रेटेड सर्किट में छोटा से छोटा चीज डालना चाहते हैं, छोटे में अच्छा मिल जाए, तो ये हमारा प्लास्टिक फिल्म कैपेसिटर है। और बढ़िया प्लास्टिक पॉलीथीन और ये सब चीजों से बनता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये पोर्शन समझ में आया क्या आप लोगों को? तो अब लास्ट हम लोग आज का देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारा, क्योंकि मैं आज जो आपको बता दिया कैपेसिटर, ये सबसे मेन कैपेसिटर हैं, इसके बाद फिर तुच्चू पुच्चू टाइप के कैपेसिटर बचेंगे। तो मेन कैपेसिटर आज मैं आपको कंप्लीट कर रहा हूँ, यह है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। इसका भी नाम आप बहुत अच्छा सुने होंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर में जो डाइलेक्ट्रिक होगा वो कौन होगा? इलेक्ट्रोलाइट्स इस्तेमाल किए गए। बचपन से आप इलेक्ट्रोलाइट्स का के बारे में तो पढ़ते होंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर अगर आप देखेंगे तो देखिए इंटीग्रेटेड सर्किट्स वगैरह, ये जो आईसीज वगैरह में होते हैं, ठीक है, ये सब में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसकी साइज भी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये सब भी आप सर्किट्स वगैरह में देखे होंगे कि इस्तेमाल होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। इसका मैं आपको कुछ कुछ चीजें बताऊंगा तो आपको मजा आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर इज द मेन कैपेसिटर जो हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसका कैपेसिटेंस टू वोल्टेज रेशियो कितना होता है, अच्छा होता है या बुरा होता है? तो इसका बहुत हाई होता है। तो आप इसको इस पॉइंट से आप याद रखिएगा कि ये कितना काम का होगा, मतलब जहां पे ये अच्छा है वहां पे आप सर्किट्स वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हो इसको, है ना। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर में आपको दिमाग में आएगा कि सर इलेक्ट्रोलाइट्स तो बहुत सारे होते हैं, कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है हम लोग कैपेसिटर में? तो मेनली ना 3 प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है, वो तीनों नाम आपको याद रहना चाहिए। एक तो है Al2O3 जो आप कभी बचपन में पढ़े होंगे, इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड, है ना। इसका अगर आप एफ साइलेंट की वैल्यू देखेंगे तो 9.6 की वैल्यू होती है Al2O3 की, इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एक और इससे अच्छा इलेक्ट्रोलाइट भी होता है जिसको बोलते हैं Ta2O5। Ta2O5 इसको बोलते हैं टेंटेलम ऑक्साइड, ठीक है, टेंटेलम ऑक्साइड। इसका एफ साइलेंट की वैल्यू और ज्यादा होती है, ठीक है, इसकी एफ साइलेंट की वैल्यू होती है 26। और एक होता है नायोबियम, ठीक है, एक नायोबियम ऑक्साइड कभी आपका इलेक्ट्रोलाइट आता है, ये उससे और अच्छा होता है, इसका एफ साइलेंट की वैल्यू होती है 42, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स बेसिकली 3 फैमिली में होता है, मतलब आप कभी भी कहीं पे भी पढ़ेंगे ना इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में, जो कैपेसिटर में इस्तेमाल होता है वो 3 फैमिली होती है। एक आप बोल सकते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड की फैमिली, एक टेंटेलम ऑक्साइड की फैमिली और एक नायोबियम ऑक्साइड की फैमिली। ये 3 प्रकार के फैमिली होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ कैपेसिटर में।
आप ये बात को एकदम दिमाग में वो कर लीजिएगा कि कैपेसिटेंस टू वॉल्यूम रेशियो जो होता है ये बहुत ज्यादा होता है इसमें, है ना। और ये ना बहुत लाइट वेट का भी होता है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि बहुत भारी होगा, बहुत हल्का होता है। और कॉस्ट में भी अगर आप देखेंगे तो कॉस्ट इसका बहुत ज्यादा महंगा नहीं होता है, ठीक है, कैपेसिटर का सस्ता ही होता है। कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप वही सब में देखिए, हैं तो इलेक्ट्रोलाइट्स बड़े बड़े हाई वोल्टेज